ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 कवर करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है? देखें, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड प्रोड्यूस कर रहे हो, उस बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है यूजिंग मल्टीपल फैक्टर्स। कि यहाँ पे जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। इसी तरीके से जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो आपको चाहिए होता है लेबर। इसी तरीके से जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, डिलीवर कर रहे हो, तो आपको चाहिए होती है बिल्डिंग, आपको चाहिए होता है फर्नीचर, आपको चाहिए होती है मशीनरी, आपको चाहिए होता है व्हीकल्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। आपको चाहिए होता है पैसा, आपको चाहिए होती है सोच, आपको चाहिए होती है एक्सपर्टीज, आपको चाहिए होती है नॉलेज, आपको चाहिए होती है टेक्नोलॉजी, आपको चाहिए होता है नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये जो सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं, ये कहलाती हैं फैक्टर्स। तभी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस। इनको आप इनपुट भी कह सकते हो कि ये आपके बिजनेस में इनपुट का काम करते हैं। आप क्या करते हो, इनको एज इनपुट यूज करते हो, इनपुट के तौर पर इनको यूज करते हो, तो प्रोसेस करते हो आप रॉ मटेरियल को और कन्वर्ट करते हो उसे इनटू फिनिश प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ये आपको इनपुट के तौर पे भी हेल्प कर रहे होते हैं। इवन जब आप सर्विसेज प्रोड्यूस और रेंडर कर रहे होते हो, तो एट दैट टाइम भी आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। कि यहाँ पे जिस टीचर ने मुझे आईटीबी पढ़ाया या आईटीबी से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए, तो इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन रिसोर्स, एक लेबर मेरे ऊपर काम कर रहा है ताकि मैं अपनी सर्विसेज आपको रेंडर कर सकूं। इसी तरीके से ये जो लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूं, तो लैपटॉप क्या है, ये भी आपके पास एक कैपिटल नेचर का एक रिसोर्स मौजूद है, या आपके पास एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, आपको सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना और डिलीवर करना, इसमें जो चीजें आपको हेल्प कर रही होती है, जो फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं, जो कंपोनेंट्स आपको हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप मैंने आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल तरीके से दे दिया हो। रीड करते हैं। टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे ऑपरेट इन द फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, organizations require input in the form of resources called factors of production। आपने सर्विस प्रोवाइड करनी हो, गुड्स प्रोवाइड करने हो, रिगार्डलेस वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेहतरीन सर, जो आपने बातें कही वो सारी बातें यहाँ पे लग कर आ चुकी हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की बात कर लेते हैं, हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विसेज रेंडर करने के लिए एक अदद बिल्डिंग चाहिए थी। जब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी तब तक की बात करता हूँ। एक अदद बिल्डिंग चाहिए थी, फिर एक वाइट बोर्ड चाहिए था, सही है, एक हमें जो है वो स्क्रीन चाहिए थी, हमें एक पावर पॉइंट प्रोजेक्टर चाहिए था, और फिर इसके अलावा जो है हमें चेयर्स चाहिए थी, कारपेट चाहिए था, एयर कंडीशन चाहिए था, लाइट्स चाहिए थी, फैन चाहिए था, सही है। इसके अलावा जो है हमें ये दरवाजों की जरूरत पड़ी ताकि कोई बंदा अंदर एंटर ना हो जाए। फिर हमें जो है वो जो मेन गेट पे हमें लॉक की जरूरत पड़ी। फिर इसके अलावा हमें बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ी, फिर फर्नीचर की जरूरत पड़ी, फिर उसके बाद ये जो साउंड सिस्टम है इसकी जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे ताकि एक लेक्चर डिलीवर किया जा सके। फिर उसके बाद टीचर की जरूरत पड़ी कि जो टीचर आपको लेक्चर डिलीवर करे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी कि वो लोग आपको फैसिलिटेट करें इन टर्म्स ऑफ एडमिशन, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशंस वगैरह, सही है। फिर आपको जो है कुछ चीजें परचेज भी करनी पड़ी, जैसे कि स्टेशनरी, जैसे कि बुक्स, जैसे कि और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने बुक शॉप लगा दी, तो वहां से आप गुड्स वगैरह भी परचेज कर रहे थे। फिर आपको जो है प्यास लगती है, पानी पीते हो, भूख लगती है, तो कैफेटेरिया से खाना वगैरह खा रहे होते हो। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं सर। तो अगर मैं सारे आपको एक एक करके फैक्टर्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो यहाँ पे लाखों करोड़ों खरबों किस्म के आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है भाई। हम कर ये सकते हैं कि हम इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इनटू 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको 4 अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। कि पहला आपके पास है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा आपके पास है ह्यूमन रिसोर्सेस, तीसरा आपके पास है कैपिटल,
और चौथा आपके पास है एंटरप्रेन्योर। मैं चारों जो है आपके पास ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम अपनी नेचर से हासिल करते हैं, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, अपने रॉएस्ट फॉर्म में। कि अगर मुझे लकड़ी चाहिए और मैं दरख्त में से काट के थोड़ी सी लकड़ी निकाल लेता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो कहलाएगा नेचुरल रिसोर्स। अगर मुझे लेट सपोज कुछ पत्ते चाहिए किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से, मैं वो पत्ते तोड़ता हूं, तो वो पत्ते तोड़ना क्या है, वो पत्ते मेरे पास आ जाएंगे नेचुरल रिसोर्स। इसी तरीके से मुझे किसी भी रीजन की वजह से जमीन से खाद चाहिए, वो मैं खाद जमीन से हासिल कर लेता हूँ, वो खाद क्या है, नेचुरल रिसोर्स। अगर मुझे पानी चाहिए किसी भी वजह से, तो अगर मैं समंदर से पानी निकालता हूँ या फिर रिवर से पानी उठाता हूँ या फिर लेक से, पॉन्ड से पानी उठाता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स। इसी तरीके से अगर किसी माइन से मैं कोयला लेकर आता हूं, तो वो क्या, नेचुरल रिसोर्स। अगर मैं जमीन से पत्थर उठा रहा हूं, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स। तो जो भी चीज मैं नेचर से हासिल कर रहा हूं अपने नेचुरल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, वो कहलाएगा नेचुरल रिसोर्स। सही है। मुझे भूख लग रही है, तो मैंने जाके समंदर से मछली या मैंने तालाब से जो मछली पकड़ी है, तो वो जो मछली क्या है, वो है नेचुरल रिसोर्स। या लेट सपोज अगर जंगल में जाके मैं किसी जानवर का शिकार करता हूँ, तो खाने के लिए उसको पहले उसको शिकार करूंगा, तो शिकार करना क्या है, नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो सारी चीजें जो आप एग्रीकल्चर लैंड से जो आप सब्जियां या फिर जो वेजिटेबल हासिल करते हो, ये क्या है, आपके पास नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो क्या सर ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं? जी यूज होते हैं। अगर आप बहुत सारे बिजनेसेस देखें जो फूड बिजनेसेस हैं, उनको फूड के अंदर नेचुरल रिसोर्स के तौर पे वेजिटेबल्स भी चाहिए होती हैं, उनको फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं, उनको हर्ब्स भी चाहिए होते हैं, उनको मीट भी चाहिए होता है। अगर जो रेस्टोरेंट है उसके पास अपना कैटल फार्म है, और वो क्या करता है कि जो गाय, बकरे, दुम्बे, बैल, इनको पालता पोसता है, बड़ा करता है, फिर इनको ज़िबा करके इनका गोश्त इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने पास डेवलप कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। इसी तरीके से जो पोल्ट्री फार्म वो लेके बैठा हुआ है, तो जो अंडे और जो मुर्गियों को वो इस्तेमाल कर रहा है खाना पकाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। या जो सेठ है वो क्या कर रहा है, शतरमुर्ग आपको सप्लाई कर रहा है, फिर शतरमुर्ग को सप्लाई, शतरमुर्ग को आप क्या करते हो, ज़िबा करके आप उसका खाना पका के इफ्तारी में लोगों को खिलाते हो। तो जो शतरमुर्ग हासिल करना, दैट्स व्हाट, नेचुरल रिसोर्स। सही है। या जो छोटे मोटे जो ठेले होते हैं वो आपको सस्ती बिरयानी दे रहे होते हैं, तो बड़ी मुश्किलों से कौवे का शिकार करके वो आपको कौवा बिरयानी, मतलब सॉरी चिकन बिरयानी खिला रहे होते हैं। तो जो कौवा पकड़ना है, चिकन पकड़ना, वो क्या है आपके लिए, नेचुरल रिसोर्स। या जो एक पर्टिकुलर शहर में आपको जो ढैंचू खिलाया जाता है, तो वो जो ढैंचू है वो क्या है, वो नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो है ना सारे आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। तो ये बिजनेसेस है ना, ये क्या कर रहे हैं कि उन नेचुरल चीजों को हासिल कर रहे हैं, फिर उनको कन्वर्ट करें इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सही है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आ रहे हैं, वो क्या आपके पास नेचुरल रिसोर्स है। एक फर्नीचर शॉप है, उसके पास एक फर्नीचर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उस फर्नीचर को किसी लकड़ी से बनाया गया होगा, तो जो लकड़ी हासिल की जा रही है फॉरेस्ट में से, तो वो क्या है, आपके पास नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरीके से जो आप देखते हो कि जो फैक्ट्री में कोल बर्न हो रहा होता है, तो वो कोल जमीन से हासिल किया जाता है, नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरीके से जो आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल देखते हो प्रोसेस्ड फॉर्म में, वो पहले रॉ फॉर्म में आपके पास मिनरल ऑयल होता है। तो मिनरल ऑयल क्या होता है आपके पास, नेचुरल रिसोर्स होता है। जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो वहां पे नेचुरल रिसोर्स नहीं बल्कि लैंड वर्ड यूज किया जाता था। लैंड का मतलब ये हुआ करता था, लैंड का मतलब ये हुआ करता था, लैंड, लैंड से ऊपर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, लैंड के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है, वो सब नेचुरल रिसोर्स। लैंड यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो आप चीजें उगा रहे हो, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। लैंड को डिग करके जो आप मिनरल्स हासिल कर रहे हो, भी नेचुरल रिसोर्स है। और लैंड के ऊपर जो परिंदे उड़ रहे हैं, जो जानवर चल रहे हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन हमारे कम अक्ल टीचर्स ने लैंड का मतलब बस ये बना लिया, आहिस्ता आहिस्ता लैंड का मतलब ये कह दिया कि वो पीस ऑफ लैंड जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो वो लैंड होता है। नहीं सर,
आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एक पीस ऑफ लैंड पे है, हाँ वो लैंड आपके पास नेचुरल रिसोर्स है। या लेट सपोज आप घर पे ट्यूशन पढ़ाते हो, आपका घर 4th फ्लोर पे है, तो 4th से नीचे 3rd है, 3rd से नीचे 2nd है, 2nd से नीचे 1st है, 1st से नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड फ्लोर जिस जमीन पे खड़ा है वो भी पीस ऑफ लैंड है, तो वो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो लैंड कहना नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सक्लूड कर रहे हो। मैं पानी जो है उसको किस कैटेगरी में डालूंगा? क्या उसको ह्यूमन रिसोर्स में डालूंगा? क्या जो मेरे पास जो पानी है, क्या मैं उसको कैपिटल रिसोर्स में डालूंगा? नहीं सर, पानी भी नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है, तभी इंस्टेड ऑफ लैंड हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। सही है। तो पहले के वक्तों में नेचुरल रिसोर्स को कहा जाता था लैंड। लैंड जो वर्ड है, लैंड वर्ड जो है वो शो करता था exclusively a piece of land। तभी इस कॉन्सेप्ट को हमने कर दिया डिस्कार्ड। अब हम इसको लैंड नहीं कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। जिसने पहले लैंड वर्ड सोचा था उसके माइंड में था एक ब्रॉड वर्ड, जमीन से ऊपर, जमीन की सतह पर, जमीन से नीचे, तो वो हर चीज नेचुरल रिसोर्स होती थी। लेकिन हमारे कम अक्ल टीचर्स ने लैंड का मतलब कर दिया पीस ऑफ लैंड। अब पढ़ लो, नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड एनी रिसोर्सेज और कमोडिटीज दैट कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म। वाह वाह, बेहतरीन सर, यही बात हमने पढ़ी है। दे इंक्लूड farmlands, forest, mineral oil, deposits, water, etc. जी सर, ये भी हमने सारी कैटेगरीज पढ़ ली है। Sometime natural resource are simply called land, although as you can see the term means more than just land. Companies use natural resource in a different ways. Paper manufacturing companies use wood pulp to make paper, and utility distribution company use water, oil and coal to produce electricity. Land remains the most obvious natural resource that is commonly used by businesses to produce goods and services. Agricultural business rely on land to grow crops. Other businesses rely on land to establish a site. और land important है, लेकिन land ही सिर्फ land ही आपके पास क्या है? नेचुरल रिसोर्स नहीं है। लैंड के अलावा भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दी है वुड की, और यहाँ एग्जांपल दी है वाटर की, ऑयल की और कोल की। सही है। फिर आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बराबर में लिखा है लेबर। पहले जो टीचर्स थे वो लेबर का मतलब ये समझते थे कि वो लेबर जो कि चेनी हथौड़ी लेके पड़ा हुआ है, टक 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 चीजें तोड़ रहा है, या जो फैक्ट्री में जो है वो कपड़े चला रहा है या सिलाई कर रहा है। नहीं सर, लेबर जो है आपके पास जो है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हो, लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, वो लेबर कहलाते हैं। तभी जो हमने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसान की दिमागी और फिजिकल कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करना, बदले में उन्हें पैसे देना, इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। Human resource are the people who are able to perform work for the business. They may contribute production by using their physical abilities, such as working in a factory to construct a product. Alternatively, they may contribute by using their mental abilities, such as proposing a change in existing production process and motivating other work. तो ये अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल भी करते हैं और जिस्मानी सलाहियतों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक रेंज बन जाती है, जैसे लेट सपोज मेंटल abilities, mental plus physical abilities और physical abilities। सही है, ये आपके पास हो जाता है, ये आपके पास रेंज बन जाती है। इसी रेंज में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब एक बंदा अपनी मेंटल एबिलिटीज यूज करता है ना, तो ज्यादातर वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होता है। मेक सेंस? एक टॉप मैनेजर होगा ना, तो वो अपनी मेंटल एबिलिटीज को इस्तेमाल करेगा। और जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं ना, वो अपनी मेंटल प्लस फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो अपनी मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है माइंड में कि सर यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो अपनी मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी पर आवर पे जो है
पर आवर जो पे है वो होती है ज्यादा, ठीक है। और इस रेंज में जो आपके पास लोअर लेवल पे एंड पे लोग होते हैं उनकी पर आवर पे जो है वो होती है लेस। डज इट मेक सेंस टू यू गाइस? जो अपनी फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं ना उनकी पर आवर पे लेस होती है। सपोर्टिंग स्टाफ, प्यून, जेनिटोरियल स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, गार्ड, या फिर जो रास्ते में लेबर बैठे होते हैं वो कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे होते हैं, तो इन सब की पर आवर पे कम होती है। कि अगर एक दिन में अगर लेट सपोज ये 8 घंटे काम करते हैं तो पर आवर के हिसाब से अगर इनको 500 रुपये मिलते हैं तो ये 8 घंटे के हिसाब से कितने कमा लेंगे? 4,000 रुपये। हाँ, 4,000 रुपये कमा लेंगे तो 20 दिन के हिसाब से 80,000 रुपये कमा लेंगे। और ये भी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बता रहा हूँ कि 8 घंटे तो पता नहीं कोई काम देता होगा कि नहीं देता होगा, 20 दिन काम मिलता तो होगा कि नहीं मिलता, मतलब मैक्सिमम 80,000 रुपीज। लेकिन अगर आप टॉप मैनेजमेंट का बंदा देखोगे, एक टीचर की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, टीचर को पर आवर ऑन एवरेज मिल रहे होते हैं 2,000 रुपये। अगर टीचर दिन में लेट सपोज ज्यादा नहीं 5 घंटे पढ़ा ले तो इसका मतलब ये है कि 5 घंटे के हिसाब से उसके जो हो जाएंगे 10,000 रुपये। सही है, तो 10 दिन के हिसाब से उसके हो जाएंगे 1,00,000 रुपए, 20 दिन के हिसाब से उसके हो जाएंगे 2,00,000 रुपए। तो सर यहाँ पे टीचर पूरे 30 दिन पढ़ा रहा होता है और 5 घंटे से ज्यादा पढ़ा रहा होता है, तो यहाँ मिनिमम उसकी 3,00,000 रुपए है, मैक्सिमम कितनी होगी? और जो जो लेबर है वो फिजिकल काम कर रहा है तो उसकी पर आवर जो है वो 500 रुपए 400 रुपए है, तो मैक्सिमम वो 60-70,000 रुपीज कमा सकता है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। तो जितने भी ह्यूमन रतन है वो उसके अंदर आ जाता है, वो फ्रीलांसर हो, चाहे उनको आउटसोर्स किया हो काम, सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो, एम्प्लॉयमेंट पे रखा हो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो, टॉप लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो, लोअर लेवल पर हो, मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हो, फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हो, पर आवर रेम्यूनरेशन ज्यादा हो, पर आवर रेम्यूनरेशन कम हो, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो मैंने कुछ फैक्टर्स को पार कर दिया इनटू नेचुरल रिसोर्स, कुछ फैक्टर्स को पार कर दिया मैंने इनटू पार्क कर दिया इनटू ह्यूमन रिसोर्स, और कुछ को मैं कर दूंगा कैपिटल में। अब कैपिटल जो है ना आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसको आप कह सकते हो प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल रिसोर्स। प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल रिसोर्स का मतलब क्या है सर? कैपिटल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अपने फिनिश्ड फॉर्म में होते हैं, जो कि अपने प्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं, मैन मेड फॉर्म में होते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में होते हैं, हमने बनाए होते हैं। गाड़ी इंसान ने बनाई है, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी तो इंसान ने बनाई है, बट इंसान ने बनाई है। सही है, ऐसा नहीं होता कि मैं दरख्त लगाऊं, छोटी सी खिलौने वाली गाड़ी उगाऊं और बड़ा सा दरख्त हो गया उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई, ऐसा नहीं। सही है, इसी तरीके से जो मशीनरी होती है, जैसे एसी है वो इंसानों ने बनाया है, टेबल इंसानों ने बनाया है, बिल्डिंग इंसानों ने बनाई है। इसी तरीके से जो प्लांट होता है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, मशीन जो प्लांट वो वाली मशीन जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही होती है वो इंसानों ने बनाई है। तो टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, व्हीकल जो कि यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू गेट देम टू कंज्यूमर आर नोन एज कैपिटल। कि लेट सपोज अगर तुम्हें प्रिंट चाहिए, अगर तुम्हें प्रिंट चाहिए और मैं तुम्हें क्या करूं कि जो है कुछ प्लास्टिक, कुछ लोहा, कुछ ग्लास और कुछ जो है वो लकड़ी ला के दे दो, बोलो कि लो प्रिंटर बना लो, मैं प्रिंट निकाल लो, तो बोलोगे पागल वागल हो गए हो क्या? तुम कहोगे कि मुझे प्रिंटर ला के दो, मुझे प्रिंट निकालना है, तुम कह रहे हो मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं तुम्हें कुछ प्लास्टिक, कुछ ग्लास, कुछ लोहा, कुछ कॉपर, कुछ जो है ना और ऐसी चीजें ला के दे दो, बोलो एसी बना लो, तुम बोलोगे मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपने अगर अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट, मुझे लेट्स सपोज पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, तो मुझे क्लासरूम चाहिए। कोई बंदा जो है ना मुझे सीमेंट, बजरी, पत्थर, सरिया ला के देगा, बोलेगा लो रूम बना लो, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे चाहिए प्रोसेस्ड रिसोर्स, चाहिए आर्टिफिशियल रिसोर्स, चाहिए जो फॉरन से क्या करे, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करे और कस्टमर तक डिलीवर कर दे। सही है, फिर जो पुराने लोग थे वो पढ़ते थे कैपिटल को मनी, कैपिटल को कहते थे पैसे। लेकिन पैसे जो है वो आपके पास कैपिटल रिसोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि पैसे यूज होते हैं मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो सर पैसे तो नेचुरल रिसोर्स को खरीदने के लिए भी यूज होते हैं।
पैसे तो ह्यूमन रिसोर्स को खरीदने के लिए भी यूज होते हैं। तो उसका मतलब सिंपल ये था, मैं बोलता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू मनी, क्योंकि पैसों से ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। टॉपिक ही नहीं पढ़ते, सीधा सीधा स्टेक होल्डर की तरफ चले जाते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसे जो है वो कैपिटल रिसोर्स नहीं होते। पैसे हाँ जरूरी होते हैं कैपिटल रिसोर्स को अरेंज करने के लिए, लेकिन या तो पैसे ह्यूमन रिसोर्स को भी अरेंज करके देते हैं, नेचुरल रिसोर्स को भी अरेंज करके देते हैं। तो कैपिटल रिसोर्स पैसे नहीं होते। जिन्होंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था माइंड से निकाल के फेंक दो। कैपिटल रिसोर्स वो आर्टिफिशियल रिसोर्स, वो प्रोसेस्ड रिसोर्स होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेस पर्सन। एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन कह लो, सही है। ऑर्गेनाइजर कह लो, सोल प्रोप्राइटर कह लो, बिजनेस पार्टनर कह लो, सही है, या फिर शेयर होल्डर कह लो, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह लो। ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये बेसिकली बिजनेस पर्सन होता है, ये ऑर्गेनाइजर होता है, ये ओनर होता है, ये सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ये बेसिकली दिमाग होता है, ये डिसीजन मेकिंग करता है, ये प्लानिंग करता है, इसकी मैनेजरियल स्किल्स होती है, ये प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है। सर क्या? बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना नेचुरल रिसोर्स खरीदना है, कितने में खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैपिटल रिसोर्स कहाँ से परचेज करें, ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ से लेकर आए, किस लेवल का ह्यूमन रिसोर्स हो, उसकी रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, उसको कितना जो, और कैपिटल जो है किस क्वालिटी का हो, ये सारी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है? एंटरप्रेन्योर कर रहा होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 4 ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जिसमें नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल और एंटरप्राइज आ जाता है। लेकिन टू योर सरप्राइज कुछ एक्सपर्ट्स ने इंक्लूड किया फिफ्थ फैक्टर, एक्नॉलेजिंग इट्स की रोल इन बिजनेस सक्सेस, दैट इज नॉलेज। कहा कि जो नॉलेज है वो आपके लिए एक फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नॉलेज, नॉलेज एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि होना चाहिए, जो कि होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर नॉलेज अगर देखा जाए तो सबसे सुपीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपको नॉलेज होगी ना तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको नॉलेज होगी ना तो आप कोई डिसीजन मेकिंग करोगे, अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप नेचुरल रिसोर्स परचेज कर पाओगे, आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप ह्यूमन रिसोर्स परचेज कर पाओगे, अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप कैपिटल रिसोर्स परचेज कर पाओगे, आपके पास नॉलेज होगी ना तो आपको पता चलेगा गुड्स एंड सर्विसेज क्या बनानी है, आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप जो है वो कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटेल में पढ़ा दिया है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी आप एंटरप्रेन्योर में डाल सकते हो। वो खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तुम्हें बात समझ आ गई? वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अब हमारा पार्ट 4 है की स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस में स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन विद पीपल। हर बिजनेस में आपने लोगों से ट्रांजैक्शन करनी है। हमने ऊपर पढ़ा था कि बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस में आपके पास मल्टीपल लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बिजनेस आइसोलेशन में नहीं होता। अगर आप सोल प्रोप्राइटर भी हो और आपके पास एम्प्लॉइज भी नहीं मौजूद है तब भी आप आइसोलेशन में बिजनेस नहीं कर सकते,
क्योंकि बेचने के लिए आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे, खरीदने के लिए आपके पास सप्लायर्स मौजूद होंगे, उधार वगैरह लेने के लिए आपको लोग चाहिए, फिर उसके अलावा जो है गवर्नमेंट वगैरह से आप डील कर रहे होंगे। तो हर बिजनेस जो है वो पीपल के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। Those people are affected by the business and therefore have stake in it. तो वो जो बिजनेसेस होते हैं वो अफेक्ट हो रहे होते, वो जो लोग हैं वो बिजनेस से अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उनका बिजनेस में स्टेक होता है। तो यस, पीपल गेट अफेक्टेड बाय बिजनेसेस एंड दे हैव स्टेक इन इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं मैकडॉनल्ड से कभी भी कुछ परचेज नहीं करता था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं था, मैं कंजूस हूँ, मुझे महंगी जगह से खाना परचेज करने में 0% इंटरेस्ट है। मुझे मैकडॉनल्ड्स कभी भी मेरा गो टू प्लेस नहीं था, कभी भी मैं मैकडॉनल्ड्स जाता नहीं था, अपने पैसे तो खर्च करता नहीं था। तो इसका मतलब है कि मुझे लगता था कि मैं मैकडॉनल्ड्स का स्टेक होल्डर नहीं हूँ, मैं तो मैकडॉनल्ड्स के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, मेरी तो मैकडॉनल्ड्स के साथ ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो मैं तो स्टेक होल्डर हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इसराइल और फलस्तीन का वाकया हुआ तो हम सब ने मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट किया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मैकडॉनल्ड्स इसराइल के पेज पे जो मैकडॉनल्ड्स है वो इजरायली आर्म फोर्सेस को फ्री में खाना दे रहा है यार। मतलब वहां पे फलस्तीन में बच्चे भूखे मर रहे हैं, रमजानों में तो उन्होंने हद कर दी है कि यार यूएस और कनाडा भी बोल पड़े कि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज जो है वो जो है फलस्तीन को रिकग्नाइज करने को तैयार हो गए। 4 कंट्रीज तैयार हो गई है रिकग्नाइज करने के लिए। तो सोचो कि इसराइल ने तो हद कर दी और मैकडॉनल्ड्स जो है उनके सोल्जर्स को वहां पे खाना दे रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान का मैकडॉनल्ड्स जो है वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लगा रहा है कि भाई हमारा उस मैकडॉनल्ड्स से कुछ लेना देना नहीं है, उनके अपनी मैनेजमेंट है, हमारी अपनी मैनेजमेंट है, तो तुम अपने आप को बचा लोगे, हटा दो अपने नाम के ऊपर से मैकडॉनल्ड्स। मैं मानता हूँ तुमने फ्रेंचाइज परचेज की हुई है, लेकिन वो फ्रेंचाइज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इजरायली आर्म फोर्सेस को खाना दिया जा रहा है। सही है भाई। तो यहाँ पे मैंने अभी एक वीडियो देखी कि एक बच्चा जो है उसको एक जो है उसमें था, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में था और वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ था। मेरे ख्याल से आई बिलीव कोई 14 साल का लड़का होगा या उससे भी छोटा। उसकी उसकी शर्ट पे गन बनी हुई थी। इजरायली फोर्सेस जो है वहां पे एंटर हुई है, उसके सर पे चमाट मारी है जोर से और बोले शर्ट उतारो। बच्चा इतना घबरा गया कि उसकी शर्ट थोड़ी सी उतार के रुक गया, उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप ही उतार दो। कि मतलब उन्होंने जबरदस्त की शर्ट उतारी, उसकी माँ के सामने चमाट मारी है। माँ बोली भाई क्या कर रहे हो? और छोटे वाले भाई को क्यों कर रहे इस तरीके से कर रहे हैं कि तू चुप हो जा साले तुझे मार देंगे। मतलब यार इंसानियत है यार। मतलब ये तो बिल्कुल छोटा वाकया है, बड़े बड़े वाकया हुए हैं। तो यहाँ पे जब ये बातें मैंने देखी ना, अब तुम सुनो मैं स्टेक होल्डर कैसे बना। ये सब मैंने बातें देखी ना, तो अब मैं मैकडॉनल्ड्स की बुराई कर रहा हूँ। मैं सब बच्चों को, मैंने शायद जब से मैकडॉनल्ड्स का सीन चला है तब तक मैंने शायद पीआरसी के कोई 200-250 बच्चे पढ़ाए और मैंने जो पीपीई के तकरीबन कोई 500-600 बच्चे पढ़ाए। इन 700 बच्चों को इस इंडिविजुअल से मैकडॉनल्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गई है। तो सोचो कि जो स्टेक होल्डर्स थे, अगर उन 700 में से मैं कहता हूँ 70 लोग भी मैकडॉनल्ड्स खाना छोड़ देना तो उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो आई एम स्टेक होल्डर। मैं क्या कहलाऊंगा सर? जनरल पब्लिक। मैं अगर मैकडॉनल्ड्स को बन बेच रहा होता मैं सप्लायर कहलाता, स्टेक होल्डर। मैं मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खरीद रहा होता मैं कस्टमर होता, स्टेक होल्डर। मैं अगर गवर्नमेंट के तौर पे उनसे टैक्स वगैरह चार्ज कर रहा होता, स्टेक होल्डर। अगर मैंने उनको उधार दिया होता, लैंडर, स्टेक होल्डर। अगर मैकडॉनल्ड्स के बराबर में मेरा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह होता तो स्टेक होल्डर। लेकिन यहाँ तो मेरा मैकडॉनल्ड्स से कुछ लेना देना ही नहीं, बट स्टिल स्टेक होल्डर। क्यों? जनरल पब्लिक। कि अगर तुम इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं करोगे ना उस्ताद, तो फिर हम जो है ना बॉयकॉट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि बॉयकॉट करो। तो यहाँ पे दोज पीपल आर अफेक्टेड बाय बिजनेस, तो आई गॉट अफेक्टेड बाय द बिजनेस, therefore I have a stake in McDonald's as well. They are referred to as stakeholder or people who have an interest or stake in the business. In business, a stakeholder is an individual, group or community that has an interest in an organization and the outcomes of its operations. Common examples of stakeholders include employees, customers, shareholders, suppliers, communities and government. सही है। तो ये इन्होंने बताते कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हर स्टेक होल्डर के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। कस्टमर का इंटरेस्ट होगा कि यार मुझे बेहतरीन क्वालिटी की चीज मिले कम पैसों में। सप्लायर का इंटरेस्ट होगा कि यार ये मुझसे खरीदता रहे और जो भी उधार पे चीजें खरीदे जल्दी जल्दी पैसे वापस कर दे। लैंडर का इंटरेस्ट होगा कि यार ये मुझसे लोन ले ताकि मुझे इंटरेस्ट खाने का मौका मिले, सूद खाने का मौका मिले।
और इसी तरह गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होगा कि यार ज्यादा कमाए ताकि ज्यादा इनकम टैक्स पे करे। तो यहाँ पे हर बंदे का इंटरेस्ट वेरी कर रहा होता है कि जिस लेवल पे वो स्टेक होल्डर होता है। सही है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर के बारे में लिखा है, स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट और स्टेक इन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप स्टेक होल्डर हो। मैं सप्लायर हूं, ऑर्गेनाइजेशन सेल ही नहीं कर पा रही है, मुझे पता है क्या लगेगा, यार इस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करने का फायदा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो सेल कर नहीं पा रही, जब आगे सेल नहीं कर पा रही तो पीछे से कैसे खरीदेगी। मैं कस्टमर हूं, ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज खाने की क्वालिटी इंफीरियर कर देती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है मुझे फर्क पड़ रहा है। तो लिखा हुआ है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज हु माइट देयरफॉर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को और एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो तो दिस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर जो है एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। इन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हो उनके सिमिलर इंटरेस्ट की वजह से। सही, स्टेक होल्डर दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटरनल स्टेक होल्डर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम कर रहा होता है। सही है यार, आई बिलीव के मैं ना आज की क्लास को यहाँ पे ऑफ करना चाहूंगा। पता नहीं क्यों बस दिल कर रहा है कि यहाँ पे आज ऑफ कर दूं, इसके आगे पढ़ाऊंगा ना तो शायद उस इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ कर दें, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। जी बताओ, आज की क्लास ऑफ कर दें यहाँ पे, कोई सवाल वगैरह तो पूछ लो। चलिए आज की क्लास में ऑफ कर देता हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे डाल दूंगा। पोर्टल पे वैसे ही 2 लेक्चर्स के, पोर्टल बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे वैसे ही 2 लेक्चर्स नजर आ रहे हैं। सही है, तो इंशाल्लाह जो है वो हम कल क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। सर सैटरडे को आप क्लास नहीं लेंगे? सैटरडे को हमारा इवेंट है, आई बिलीव 3 तक है, 3:30 तक चलेगा, तो हम सैटरडे को अपनी क्लास कर लेंगे। मे बी 4 बजे से लेके 5 बजे तक कर लेंगे, रोज 1 घंटे मिल लें तो क्या बुराई है। सैटरडे को 4 से 5 क्लास कर लेंगे, ठीक है, या मे बी 4:30 से लेके 5:30 तक क्लास कर लेंगे कि कुछ लोगों को घर भी पहुंचना होगा ना इवेंट से, तो 4:30 से 5:30 क्लास कर लेंगे, ठीक है, ख्याल रखिएगा। हाँ ऑफ भी कर सकते, देख लेंगे, डिपेंड करता है कि हम फ्राइडे तक कितना कवर कर लेते हैं। सही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।